यू आर रियली इंस्पिरेशनल। लक्ष्य एंड भारती, तुमने हमेशा की तरह आज भी बढ़िया एक्सरसाइज कराई और कितने बच्चों को आपने इंस्पायर करा। और क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चों के लिए एक बार सब जोरदार। सुबह सुबह सब बच्चे उठ गए। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अभी सो ही रहे होंगे। यू आर स्पेशल बच्चों, यू ऑल आर स्पेशल। तो हम आज एजुकेशन शुरू करेंगे। पहले एजुकेशन में आज हमारा एक टॉपिक रहेगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहेगा। उसमें हम दो तीन चीजें हम डिस्कशन करेंगे। एक तो हम बात करेंगे, मैं म्यूट करवाना चाहूंगा, अनम्यूट कराना चाहूंगा किसी बच्चे को, किसी को भी कर सकते हैं सर। फिर हम उनसे जो है सवाल जवाब करेंगे। श्रेया से बात करेंगे। श्रेया का हैंड रेज है। सुभाष सर की डिवाइस पे है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रेया है और मेरे पापा ठीक का नाम ठीक। श्री सुभाष है। हम गोवा में रहते हैं। मैं 9th क्लास। नाइन्थ क्लास में पढ़ते हो आप? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज वर्कआउट आपने किया, कैसा लगा आज आपको वर्कआउट? बहुत अच्छा लगा मुझे। आप डेली करते हो वर्कआउट या फिर आज ही किया है? हम ऑलमोस्ट डेली करते थे पर अभी हमारा स्टॉप था क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अच्छा अच्छा। मैं पापा के साथ रोज इवनिंग को जॉगिंग करने जाती थी। बहुत बढ़िया। तो आज का जो वर्कआउट था उसमें क्या चीज अच्छी लगी आपको? कि बहुत ही एनर्जेटिक वर्कआउट था सभी के। बहुत बस स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ अच्छी थी। हाँ, सबके पसीने आ गए सर। किसी हाँ। और को और ले लीजिए स्पॉटलाइट पे। दो तीन बच्चे रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया इंटरेक्शन होगा। तो श्रेया क्या नाम है? हाँ, इनको और ले लीजिए। राधिका, गुड मॉर्निंग। ऐसी। अनम्यूट कर दीजिए राधिका। एक कमांड आएगी, उस पर अनम्यूट पे क्लिक कर देना। जैसे जैसे मैं सुनाऊं मेरे कंप्लीट। हाँ, राधिका गुड मॉर्निंग। हाय, अर्नब, आदित्य, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अर्नब कैसे चुप बैठे हुए हो भाई? गुड मॉर्निंग का जवाब तो दे दो। गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो, जोर से। गुड मॉर्निंग। हाँ, जोर गुड से। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो राधिका कैसा लगा आज का वर्कआउट? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहोगे आज इसके वर्कआउट के बारे में? दूसरी डिवाइस को बंद कर दो मम्मी जी, या उसकी वॉल्यूम कम कर दो उसकी। हाँ राधिका, बताओ आज का वर्कआउट कैसा लगा, क्या अच्छा आज था? आज सब बच्चे आए थे। अच्छे से एनर्जेटिक एक्सरसाइज हुई। मतलब अंदर से फ्रेश फ्रेश लगा आज। अच्छा। और इन्होंने जो हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं इनको भी अच्छा लगा? बोलो, अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, लग तो नहीं रहा, तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें अच्छा लगा। तो राधिका, आप अपना इंट्रोडक्शन दो, पहले बताओ सबको अपने बारे में। माई सेल्फ राधिका। आई एम बिलोंग फ्रॉम पलवल। माई ग्रैंडमदर नेम इज सुमन लांबा and I read in fourth class. हिंदी में ही बता दो, कोई ऐसी बात नहीं, इंग्लिश कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या नाम है, तुम्हें क्या करना पसंद है, क्या खेलना पसंद है? डांस। डांस पसंद है। तो चलो आज एजुकेशन स्टार्ट शुरू करते हैं। आज की एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं। मैं तुम्हें दो चीजों के बारे में बताऊंगा। एक तो हमारी बॉडी से रिलेटेड होगी और एक थोड़ा साइंस से रिलेटेड होगी। तो आपको पता ही है कि क्या नाम है, दुनिया में जो कुछ भी है वो सब साइंस के साथ चलता है, साइंस की वजह से चलता है। तो साइंस के बारे में हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमें जानना चाहिए कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो तुम्हें मैं ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा आज जो हम डेली करते हैं। हम पानी डेली पीते हैं। क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी है ये पानी हमें प्यास क्यों लगती है, और ये पानी हमारी बॉडी में जाता है तो ये पानी करता क्या है, और हमें प्यास लगती क्यों है? पहले तो हम ये जानेंगे। दूसरा हमें जानना है ऑर्गन्स के बारे में, हमारे ऑर्गन्स के बारे में। हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में,
किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। और मैं ना बीच बीच में सवाल भी पूछूंगा, तो रेडी रहना। किसी को भी मैं अनम्यूट कर सकता हूं और सवाल पूछूंगा, और अगर नहीं जवाब दोगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या मिलेगी? अगली बार फिर आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, फिर आपको एजुकेशन देनी होगी। ठीक है, शुरू करें? तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें प्यास क्यों लगती है, हम पानी क्यों पीते हैं। कौन बताएगा कि हमारी बॉडी में कितना परसेंट पानी होता है हमारी बॉडी में? हैंड रेज कर सकते हो जिसको ये पता होगे। और शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब अंकल है, तुम्हारे दादाजी हैं, सब जानने वाले लोग हैं यहाँ पर। कोई टीचर नहीं बैठे हुए कि जो तुम्हारी पिटाई करेंगे। तो जिसको नहीं भी पता होगा तो वो भी हैंड रेज कर सकते हो, गैस कर सकते हो। तो बताओ हमारी बॉडी में कितना परसेंट पानी होता है? कौन बताएगा? भारतीय का हैंड रेज था शायद। और संडे के दिन मैं चाहूंगा कि बच्चों के नाम से आप डिवाइस के नाम को शेयर करिए करिए, उसमें आसानी होती है, हम बच्चों के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मौसमी जी की डिवाइस पे भी उस बेटी ने भी हाथ रेज किया है, आइए उससे पूछते हैं, फिर अनम्यूट करते हैं। जी बताओ बेटे 70%। कितना? 70%। 70%। वेरी गुड, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। अपना नाम बताओ एक बार। नीलांजना मजुमदार। गिलाना? नीलांजना मजुमदार। नीलांजना। गिलांजना? भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 50 to 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। 50 to 70%। अब आप कहोगे कि ये कैसे कैलकुलेशन निकलती है? वो ऐसे कैलकुलेशन निकलती है कि अगर मान लो मैं 100 किलो का हूं, तो 100 किलो में से 50 किलो जो है वो सारा पानी है। बाकी जो 50 किलो है, या 70 भी हो सकता है वो, कुछ केसेस में वो राइट राइट आंसर जो है 50 to 70 होता है। 50 to 70%। यानी अगर मैं 100 किलो का हूं तो 50 किलो भी मेरे अंदर पानी हो सकता है, 70 किलो भी हो सकता है। तो सोचिए हमारी बॉडी में इतना पानी होता है, हमें दिखता नहीं है। हमें क्या दिखता है? सिर्फ ये दिखता है, ये जो हमारी बॉडी है ये दिखती है, हम सोचते हैं यही है। ऐसा नहीं है, इसके हर मॉलिक्यूल में हमारे अंदर पानी भरा हुआ है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, जब हमारे अंदर इतना पानी भरा हुआ होता है तो इस पानी का कोई वजह तो होगी, कोई काम तो होगा इसका। तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना इसके, इसको हमें गॉड ने हमें पानी दिया है बॉडी के अंदर इतना, तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। देखिए हम आंख को देखते हैं, हम आईज को देखते हैं, हमारी आईज में दिखाई क्या देता है? ये ब्लैक ब्लैक कुछ दिखाई देता है ना। लेकिन तुम्हें हैरानी होगी ये बात जान के कि इसमें भी 90% हमारा पानी है आंख के अंदर। सिर्फ 10% ही है जो सेल्स वगैरह जो हमने दिखाई देती हैं, टिश्यूज दिखाई देते हैं। 90% पानी है। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि हमारी बॉडी को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो चीज हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है 70%, तो हमें पानी की जरूरत सबसे ज्यादा है। दूसरी चीज क्या क्लियर होगी कि पानी की कमी अगर हो गई तो इस बॉडी पे इफेक्ट आएगा, बेकार इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो पानी की हमें कंजम्पशन पूरी रखनी है, इसको 50% से नीचे नहीं जाने देना है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ 50% से नीचे जाने पे कैसे पहचान होती है कि हमारी बॉडी में से पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा। पानी खर्च कहाँ होता है पहले हमें ये समझना है। अभी आपने एक्सरसाइज करी, सारे बच्चों ने रनिंग करी, जॉगिंग करी, एक्सरसाइज करी, तो तुम्हें स्वेटिंग हुई, पसीने आए ना सभी को। जो ये पसीने आए ये कहाँ से पानी आया? ये हमारी बॉडी से पानी आया। अब ये सारा इवेपोरेट हो गया, तो यानी ये पानी अब हमें पूरा करना पड़ेगा। कहाँ से? पानी पी के। तो मैं पानी पी लेता हूँ बीच बीच में, मेरी बॉडी से भी पानी गया है। तो पानी हमारा स्वेटिंग में जाता है। दूसरा पानी हमारा बॉडी से कहाँ खर्च होता है? जब हम ब्रीद करते हैं। अभी मैं जैसे सांस ले रहा हूं, आप सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, तो बार बार जब हम ब्रीदिंग करते हैं पूरे दिन में, तो नाक से जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसमें हमारे वेपर्स होते हैं, छोटे छोटे वेपर्स होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। तो जो वेपराइजेशन होता है, जो हमारे लंग्स से जो हमारी एयर आती है बाहर, इसमें हमारे वेपर्स होते हैं। केमिस्ट्री में बायोलॉजी में पढ़ा है ना कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है? क्या ऑक्सीजन लेते हैं, हम नाइट्रोजन लेते हैं, और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर्स। तो जो ये वेपर्स हम बार बार छोड़ेंगे पूरे दिन में 24 आवर्स में, तो ये हमारा बहुत सारा वाटर कंटेंट बाहर आ जाता है। तो हमें इसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा हमारा वाटर कहाँ कंज्यूम होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उस खाने को पचाने के लिए पानी की जरूरत होती है, वहां पर हमें पानी की जरूरत होती है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। अब कौन बताएगा कि हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर होना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर, हु विल टेल?
हैंड रेज करो। कौन बताएगा हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? अंजू मैम की बेटी ने शायद हैंड रेज करने की कोशिश करी थी, पर वो बाद में ऐसे करने लगी। बताओ बताओ बताओ, कौन बताएगा? 90 कितना? शायद भारती कुछ बोलना चाह रही है। 98.7, 98.6 भी कह देते हैं, 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? फ़ारेनहाइट का वर्ड सुना है कभी? फ़ारेनहाइट ऐसे करो अगर सुना है तो। फ़ारेनहाइट सुना है? हाँ सुना है। सेल्सियस भी सुना होगा, फ़ारेनहाइट भी सुना होगा। जब हम बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। जब हम किसी और चीज के बारे में टेम्परेचर की बात करते हैं तो सेल्सियस की बात करते हैं। ठीक है, इनका एक फॉर्मूला होता है, हमें फ़ारेनहाइट में बात करनी है बॉडी के टेम्परेचर की। तो जब हम ये कहते हैं हमें बुखार हो गया, फीवर हो गया, तो कैसे मेजर करते हैं उसको? फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो कहते हैं ना 104 हो गया, 104 फीवर हो गया। वो 98 से बढ़ के 104 पहुंच गया, 98 से बढ़ के 102 हो गया, 98.7 से बढ़ के 103 हो गया। तो 98.7 जब हमारा होगा तो समझ लो अब हम बीमार नहीं है। ठीक है, 98.7 से अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो समझ लो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है, हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई बाहर की आर्मी ने अटैक कर दिया है। तो बॉडी सबसे स्मार्ट होती है, वो पहले से ही तैयार रहती है इस चीज के लिए कि जल्दी से जल्दी जो बॉडी की आर्मी होती है ना, WBC, उसको वो भेजती है लड़ाई करने के लिए। जैसे हमारे कंट्री की लड़ाई हो जाती है तो हम आर्मी भेजते हैं ना, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक आर्मी होती है, उसको बोलते हैं WBC। बड़ी स्मार्ट आर्मी होती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं उसको। वो फौज होती है पूरी तैयार, गोली बंदूक सब चीज रखती है अपने पास। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में आता है, वायरस, मान लो यहाँ से हमारे कोई बॉडी में वायरस आया, तो बॉडी इमीडिएटली WBC को भेजेगी इधर। और वो WBC कैसे चलती है पता है? वो उसकी एक खास बात होती है कि वो जब ही चलती है जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी WBC आगे बढ़ेगी। तो हमारा ये जो फीवर होता है ये हमारा फ्रेंड होता है, हमें इससे डरना नहीं चाहिए कभी भी। जब हमारा टेम्परेचर अगली बार बढ़े तो आपको क्या बोलना है अपने आप को कि मेरी आर्मी जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश कर रही है लड़ाई करने के लिए, इसलिए मेरा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अगर मेरी बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो WBC जाएगी, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली, धीरे 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 जाएगी। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो बहुत फास्ट जाती है। तो आर्मी को हमें फास्ट पहुंचाना है ना लड़ाई करने के लिए, इसलिए हमारा टेम्परेचर बढ़ना हमारा फ्रेंड होता है। तो जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा उसको कूल करने के लिए पानी का इस्तेमाल करेगी बॉडी, ठंडा करने के लिए, है ना? तो वो पानी हमारा वहां पे खर्च हो गया। और बताओ पानी हमारा कहाँ खर्च होता है हमारी बॉडी में? अभी मैं जैसे बात कर रहा हूं तो बात करने में भी मेरे कुछ वाटर वेपर्स बाहर आ रहे हैं, इसमें भी मेरा पानी खर्च हो रहा है। न्यूट्रिशन को पचाने में, न्यूट्रिशन तो समझते हो ना सभी बच्चे? न्यूट्रिशन यानी जो हमने खाना खाया उसमें जो हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कुछ भी हमारा उसमें न्यूट्रिशन है, इसको पचाने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। तो पानी की जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए हमें पानी बहुत पीना है। अब आप पूछोगे कि ये पानी होता कहाँ पर है बॉडी में? दिखाई तो नहीं देता। देखिए जो हम पानी पी रहे हैं ये कहाँ जा रहा है? तो स्टोमक में जा रहा है। ये वो पानी नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो स्टोमक में जा रहा है, स्टोमक में जाके स्टोर हो जाएगा, उसके बाद वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। असलियत में जो पानी होता है वो हमारा लिम्फ सिस्टम के अंदर होता है। कभी बायोलॉजी में आप पढ़ोगे लिम्फ सिस्टम होता है ना, कि हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं बॉडी के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम होगा। अगर आपने पढ़ा हो लिम्फेटिक सिस्टम, वो हमारा फ्लूइड्स को पहुंचाने का काम करता है, पूरी बॉडी में फ्लूइड्स को पहुंचाने का काम करेगा। वो ऐसे समझ लो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, यानी जो कुछ भी हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है ना, वो एक बोट की तरह ट्रेवल करता है। बोट देखिए कभी, बोट नदी में, तो पहले 100-200 साल पहले जब ये गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, ट्रेन नहीं हुआ करती थी, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे? बोट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे। नदियों के सहारे गांव बसे हुए थे, नदियों के सहारे शहर बसे हुए थे। तो जैसे दिल्ली के पास यमुना है, आगरा के पास भी यमुना है, तो अगर दिल्ली से यमुना जाना होता था तो कैसे जाते थे? दिल्ली में बोट में घुस जाते थे, और वो बोट चलती 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 आगरा जब पहुंच जाती थी तो वहां से लोग बाहर आ जाते थे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो है वो भी हमारा बोट का सिस्टम है। यहाँ पर गाड़ियां नहीं चलती, यहाँ भी बोट चलती है। बोट होती हैं हमारे, बहुत छोटे छोटे लिम्फ्स होते हैं, WBCs होती हैं, RBCs होती हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, ये सारी बोट है। ये चलती हैं किसमें? ब्लड के अंदर, और जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर।
तो यहाँ से अगर कोई चीज यहाँ पहुंचानी है तो यहाँ से वो ब्लड के अंदर हमारी वो चीज ट्रेवल करेगी बोट की तरह और यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये बोट के कब चलेगी? जब मेरी नदी में पानी होगा तभी चलेगी ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसको बूस्ट करके रखना है। 50% से ज्यादा हमें पानी हमेशा रखना है। अब आप पूछोगे कैसे पता चलेगा कि हमने पानी कम पिया है? सबसे पहला साइन क्या होता है हमारी बॉडी का? डिहाइड्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। जब हमारी बॉडी में पानी कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो, तेज बोलो सारे बच्चे, क्या बोलते हैं उसको? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब पानी, यानी पानी का प्रोसेस, उसको हाइड्रेशन कहते हैं। और डी का जहां वर्ड यूज हो जाए डी, यानी उसका अपोजिट, यानी पानी कम कर देना, उसको डिहाइड्रेशन कह देते हैं, ठीक है। तो जहां डिहाइड्रेशन हो गया, हमारी बॉडी कैसे पहचान करेगी डिहाइड्रेशन की? सबसे पहली चीज पहचान होगी, हमें प्यास लगेगी। हमारी बॉडी हमसे मांगेगी कि पानी पी लो भाई, मुझे भी मांग रही है, मैं पानी पी लेता हूं। डिहाइड्रेशन दूर कर रहा हूं अपनी। तो डिहाइड्रेशन दूर करना है, कैसे पहचान हुई? पहले तो बॉडी डिमांड करेगी। दूसरा क्या है? जो हम यूरिन, हमारा जो है यूरिन, आप सब जब टॉयलेट जाते हो यूरिन में देखते हो वो येलो अगर होता दिख रहा है आपको, तो समझ लो आप पानी कम पी रहे हो। वो व्हाइट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर अगले नेक्स्ट टाइम जब आप देखो उसको येलो, तो आपको भाग के जाना है, पानी पीना। नहीं तो होगा क्या? हमारी डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी। और डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो हमें क्या क्या शिकायतें आएंगी? हम एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकते, हम एक जगह बैठ नहीं सकते, हम बिल्कुल दिमाग को जो है एक जगह नहीं लगा सकते हैं, और हम बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने सारी चीजें बताई, हमारे जो जो हम खा रहे हैं वो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। हमारी और भी इंपॉर्टेंट चीजें, हमारी ब्रीदिंग जो है वो स्लो हो जाती है, हार्ट की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ब्रॉडर लेवल पे आप जाके समझोगे जब आप बड़े हो जाओगे। तो अभी के लिए आपको क्या चीज समझनी है? कि हमारी बॉडी, अवर बॉडी इज मेड बाय, कंपोज्ड बाय 50 to 70% ऑफ वाटर। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि देयर शुड नॉट बी एनी स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, कमी नहीं होनी चाहिए पानी की। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि वेन एवर आई एम थर्स्टी, गो एंड ड्रिंक वाटर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर वी गो यूरिन, टॉयलेट, we see the color of the toilet. If it is yellow, we need to drink more water. If it is white, transparent, you are drinking enough water. No problem at all. अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमें कितना पानी पीना है, ये भी तो ध्यान रखना है ना। अब हर चीज तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि जब प्यास लगेगी तभी पानी पीऊंगा। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें पीना कितना पानी है डेली। तो हमें करीब 2 से 3 लीटर पानी हमें बच्चों को पीना चाहिए, और बड़े लोगों को 3 लीटर से 4 लीटर के आसपास पीना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटी का वर्ड मैंने क्यों यूज करा? एक्टिविटी पे क्यों डिपेंड करेगा कितना पानी पीना है? करेगा या नहीं करेगा डिपेंड? पहले तो यस और नो बोलो। करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब हम एक्टिविटी करते हैं तो स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, और पसीनों में सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है। तो जब हम एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, तो पानी भी ज्यादा खर्च होगा। तो उसको पूरा करने के लिए हो सकता है 4 लीटर पानी भी पीना पड़ जाए। और जब अगर मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं आलसी हूं, मैं चारपाई पे बैठा हूं पूरे दिन क्रिकेट देख रहा हूं, तो मेरा तो पसीना निकला ही नहीं ना, मैं तो 2 ही लीटर पानी पीऊंगा। तो आपको एक्टिविटी देख के अपना पानी को पीना है। किसी भी बच्चे का कोई सवाल है तो मेरे से पूछें, फिर मैं एक आपको दूसरा साइंस की एक एजुकेशन दूंगा। अभी तो थी बॉडी से रिलेटेड, अब मैं दूंगा आपको साइंस से रिलेटेड एक एजुकेशन। तो ठीक है, अपने क्वेश्चंस को अपने पास रखना, मैं दोबारा मैं जब आऊंगा आपके पास तो सब पूछेंगे मेरे से। अब हम बात करते हैं कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना है जो हमारे आसपास होती है, साइंस की चीजों के बारे में बात करते हैं। इस ये दूसरा टॉपिक वो है, रेन ड्रॉप्स देखे हैं आपने? रेन देखिए, बारिश जो होती है, बारिश देखिए कभी? बारिश कितनी अच्छी लगती है होती हुई। अब आपसे मैं पूछता हूं कि आपने कभी ये सोचा है कि ये बारिश होती कैसे है, ये कहाँ से आती है बूंदें? आसमान में ऐसा क्या है कि जहां से बारिश आती है? हैंड रेज किया है राधिका ने और लक्ष्य ने, दोनों के पास चलेंगे एक एक बार। पहले लक्ष्य के पास चलते हैं। ड्यू टू मतलब इवेपोरेशन होती है और फिर कंडेंसेशन से क्लाउड्स बनते हैं, तो हाँ हाँ, प्रेसिपिटेशन से हमारी रेन बन जाती है, तो वो स्नो या रेन इस तरीके बहुत से। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की स्पेलिंग बताना एक बार बेटे। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्य से पूछनी है मुझे।
प्रेसिपिटेशन की स्पेलिंग बता दो लक्ष्य। PRE प्रेसिपी प्रेस PRECI हाँ। प्रेसिपी PITION TATION। एक जगह गलती होगी भाई, वाह बहुत बढ़िया। प्रेसिपिटेशन की स्पेलिंग अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बताई जाएगी। लक्ष्य अब मान गए भाई तुम्हें, वाह। प्रेसिपिटेशन होता क्या है भारती, अब तुम बताओ। म्यूट हो गए भाई। बोल। जब कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, तो उससे जो हमारे ओशन होते हैं उनमें इवेपोरेशन होती है। जो वेपर होते हैं वो बादलों के पास जाते हैं, फिर वो कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश के रूप में नीचे बूंद। नहीं, प्रेसिपिटेशन क्या क्या बोलते हैं, ये तो आ गया समझ में। प्रेसिपिटेशन क्या बारिश हुआ? बारिश ही होना प्रेसिपिटेशन होता है। आ, कह सकते हैं, पर थोड़ा सा एक प्रोसेस और भी होता है, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था, पर चलो मैं बताऊंगा उस प्रोसेस के बारे में। और किसी, हाँ, अंजू मैम की बेटी ने हाथ हैंड रेज करा है, एक बार उन पे अनलॉक करो सर, अनम्यूट करो, या मुझे कमांड दे दो सर अगर मैं अनम्यूट कर सकूं तो। है कमांड। है मेरे पास। हाँ तो है। मैं आ, तो भाई मुझे भी पता नहीं है मैंने कैसे करना है अनम्यूट। मुझे इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहे। हाँ चलो आप ही कर दीजिए, मैं सीख लूंगा इसको। बेटे आप अपना नाम बताओ पहले। Myself मानवी। मानवी। मानवी, थैंक यू आज आप आए। और अब हमें बताओगे आप कि कैसे रेन ड्रॉप्स बनती है या प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? प्रेसिपिटेशन जैसे तब बारिश का पानी ग्राउंड जहाँ पर भी गिरता है और वो सॉइल उसको अब्जॉर्ब करती है, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, अभी मैं क्लियर करता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है टॉपिक आज का? हम्म। ठीक है। प्रेसिपिटेशन पता क्या होता है? जब हमारा जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम समझते हैं पहले कि बारिश होती कैसे। हमारी जो ओशियंस होती हैं, जो नदियां होती हैं, जो हमारे लेक्स होते हैं, जहां जहां बहुत सारा पानी जमा होता है ना, यहाँ पानी जितना भी जमा होता है, ये जब सन निकलता है ना ऊपर, धूप होती है बहुत तेज, तो ये गर्म होता है, पानी हमारा गर्म होता है। तो वाटर साइकिल पढ़ी है किसी ने? वाटर साइकिल, वाटर साइकिल, हाँ। शानू ने भी हाँ 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 करा है। तो सभी ने वाटर साइकिल पढ़ी है। वाटर साइकिल का क्या मतलब होता है? साइकिल का मतलब होता है गोल 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 चलना किसी चीज का। तो वाटर साइकिल की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि वाटर एक साइकिल की फॉर्म में चलता है। यानी पहले धूप आएगी, पानी इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट का मतलब होता है कि वो भाप बनेगा। फिर वो भाप बनता बनता, भाप की एक खास बात होती है कि ये ऊपर जाती है। जब कभी भी भाप होगी तो वो क्या करेगी, ऊपर भागेगी। तो कभी भी धुआं देखा है ना, जब खाना बनाते हैं तो धुआं ऊपर की तरफ भागता है। तो ऐसे ही एवेपोरेशन जब होती है तो पानी भी ऊपर की तरफ भागता है। तो जब वो ऊपर जाएगा 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 जाएगा, आसमान में जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, तो जहां क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो वहां तक जाएगा। वहां जाने के बाद वो होगा क्या, टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर का कम होना स्टार्ट हो जाता है, हम एक लेवल से जब ऊपर जाते हैं तो जहां टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो गया, अब ये इवेपोरेट होके ऊपर पहुंचा, वहां उसको मिली बर्फ। तो इसने देखा कि यार ये तो बर्फ बन गई। अब उसने ठंडा करना स्टार्ट करा इसी इवेपोरेट वेपर को। तो ये जब ठंडा करना स्टार्ट करा तो ये जो वेपर्स थे वो बर्फ के क्रिस्टल्स बन गए। तो जो हम बादल देखते हैं ये एक्चुअल में बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब जब हमारे वेपर्स जो हैं, ये ना भागते बहुत हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर मॉलिक्यूल भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब इनको जोड़ के रखना भी बहुत जरूरी है। जोड़ के रखना जरूरी है ना। तो होता क्या है, जो हमारी एयर है इसमें कुछ धूल होती है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई बार इसमें स्मोक भी होता है। ये सारे जो केमिकल्स होते हैं या फिर जो कुछ भी हमारे एयर में है, ये क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को रोकने की कोशिश करेगा। रोकने की कोशिश करेगा। ये शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होंगी, धूल नहीं होगी हमारे यहाँ, तो बारिश भी नहीं होगी। क्योंकि वेपर जो होते हैं वो कोई इधर भाग जाएगा, कोई इधर भाग जाएगा। इनको ये रोकने का काम करता है। जब ये रोक के एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं, हमें वो दिखाई दे जाते हैं नीचे से व्हाइट व्हाइट। नेक्स्ट टाइम जब आप क्लाउड देखो तो आप समझ जाना कि ये स्नो है, आइस है ये। ठीक है। अब बात करते हैं कि
तीसरी साइकिल, यानी अब ये बारिश कैसे कैसे बनेगी। अब बहुत देर ऐसी हो गई कि हमने स्नो को इकट्ठा करके रखा, क्लाउड। अब एक समय ऐसा आया कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में बॉन्ड होने स्टार्ट हो गए, दोस्त बनने स्टार्ट हो गए। एक समय ऐसा आएगा कि वो बॉन्ड इतने हैवी हो जाएंगे, वजन उसमें इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, उनका वजन जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी एयर। तो जब वो नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है। अब जब ये, अच्छा तुमने एक चीज और सुनी होगी, जो बूंद होती है, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो कैसी बनाते हैं, ड्राइंग में जब हम बनाते हैं ना बूंद, वाटर ड्रॉप्स बनाते हैं तो कैसी बनाते हैं, हम ऐसी बनाते हैं, राउंड ऊपर से और नीचे से वो पतली पतली सी ऐसी बनाते हैं ना ड्राइंग में। एक्चुअल में ऐसी नहीं होती हैं। वाटर ड्रॉप्स कैसी होती हैं, बर्गर देखा है, बर्गर तो खाते ही होंगे सारे। नहीं खाते, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है। मैं जानना चाह रहा था कि बर्गर खाते हैं कि नहीं। बर्गर जैसा होता है ना बर्गर, वो ऐसी ऐसी हमारी रेन ड्रॉप्स होती है एक्चुअल में। वो ऐसी नहीं होती, वो जो गोल गोल हम बना देते हैं ऐसी नहीं होती, वो बर्गर के फॉर्म में होती हैं। क्यों होती हैं बर्गर की फॉर्म में, कि जब हमारा ऊपर से ड्रॉपलेट्स जब नीचे गिरती है ना, तो एयर उनको धक्का देती है। जब एयर धक्का देगी तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो राउंड होने के बजाय वो ऊपर की तरफ फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में रेन का साइज जो होता है वो हमारा इस तरह का होता है, बर्गर की तरह। अब क्या होता है, जब एक बर्गर ऊपर से गिरेगा तो वो बहुत सारे बर्गर्स में टकराएगा, क्योंकि बारिश में बहुत सारी बूंदें होती हैं। कोई बूंद एक गिर रही है, कोई गिर रही है, कोई गिर रही है, तो ये बूंदें आपस में भी टकराती हैं। तो एक बर्गर दूसरा बर्गर बनाएगा, दूसरा बर्गर तीसरा बर्गर बनाएगा, तो ये बर्गर की फॉर्म में होता है। और जब ये धरती के बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तो ये पैराशूट की फॉर्म में हो जाता है। यानी उसमें नीचे से एयर इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है कि अंदर चली जाती है, और ऊपर से वो पैराशूट बन जाती है। तो जब हम पानी अगली बार देखें गिरता हुआ, तो हमें क्या देखना है कि बर्गर गिर रहे हैं, खाने नहीं है, वो बर्गर की फॉर्म में पानी गिर रहा है। वो कितनी तेज हंस रही है सुनील जी की बेटी, बर्गर के नाम पे। मुझे लगता है बर्गर बहुत ज्यादा खाती है। तो अगली बार जब आप देखोगे वाटर को, तो आपको ऐसे समझना है कि ये वाटर साइकिल हमारी कंप्लीट होगी। जो भी हमारा कंपोनेंट हमारा नहीं काम करेगा तो ये रेन होनी हमारी बंद हो जाएगी, और रेन अगर बंद हो गई तो हमारी लाइफ मुश्किल में हो जाएगी। तो अच्छा लगा टॉपिक, बढ़िया लगा। तो अभी हम एक चीज जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अब तीसरे सेशन पे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे कि हम पढ़ाई जब करते हैं तो उस पढ़ाई से रिलेटेड हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई ड्रीम बनाया होगा आप सबने, कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, कोई सोचता होगा मुझे टीचर बनना है, और कोई सोचता होगा मुझे पायलट बनना है। एक इसमें बैठा भी हुआ एक, वो कह रहा था कि मुझे पुलिस बनना है। तो बहुत सारे पुलिस अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सबको मतलब कुछ ना कुछ बनना है, लाइफ में बनना है ना सबको। तो अब बनते कैसे हैं, मान लो मुझे पायलट बनना है, मैं बनूंगा कैसे। एक बार अनम्यूट कर दो सर किसी को। हम लक्ष्य को ही अनम्यूट करते हैं, मैं लक्ष्य से ही जानना चाहूंगा। लक्ष्य इज इंस्पिरेशन टू एवरीवन, तो इसलिए हम लक्ष्य भैया की बात सुनेंगे। लक्ष्य, अगर मुझे, मैंने कोई लक्ष्य बनाया हुआ है और वो मुझे हासिल करना है, तो मुझे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और हमें उस चीज के हिम्मत रखनी है कि हम वो कर सकते हैं। हमारे पास फेलियर्स आते हैं, लेकिन हमें उन फेलियर्स से अपने आप को रोकना नहीं है। हमें हम्म। फेलियर्स ये होते हैं कि हम हार जाए, लेकिन हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हमें अपना, अगर हम ऐसे प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे पहले लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारे पास। हार्ड वर्क और डेडिकेशन ज्यादा जरूरी हार्ड है। वर्क तो बाद में आएगा ना, उससे पहले हमें क्या होना चाहिए हमारे पास। हमारे लक्ष्य पास होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास। क्या होना गोल, चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना गोल, चाहिए। गोल और एक हेल्थ। हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ जो है वो तो हम अभी साइड रखते हैं। हेल्थ क्यों है साइड रख रहे हैं, मैं क्योंकि हेल्थ तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हेल्थ हमारी अच्छी है। अब हमें क्या करना है, हेल्थ तो प्राइमरी है, मतलब हेल्थ को ये नहीं कहा जा सकता कि हेल्थ कोई मैंने गोल बनाया है, हेल्थ का गोल नहीं होता। हेल्थ तो डेली प्रैक्टिस है ना, वो तो जीने का तरीका है। हम बात करें प्रोफेशनली, ठीक है ना, हेल्थ पे हम बात करेंगे जरूर।
प्रोफेशनली हमें जो अगर कोई चीज बननी है, हमें पुलिस बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, डायरेक्टर बनना है, फिल्म डायरेक्टर बनना है, कार्टूनिस्ट बनना है, कुछ भी, जो कुछ भी हमें बनना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमें बनना क्या है। पता होना चाहिए कि नहीं? पहले तो गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, तभी तो मैं उस पर चलूंगा। हार्ड वर्क तो तभी आएगा ना। तो पहले हमें अपना गोल बनाना है। सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, सबको अपना गोल बनाना है कि मुझे बनना क्या है। आज ही ड्रीम कर लो कि मुझे ये बनना है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आपको अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ पता करनी है। अब ये सिग्नेचर स्ट्रेंथ होती क्या है? सिग्नेचर का मतलब होता है जो हमारे साइन होते हैं ना, वो कोई और कॉपी नहीं कर पाता ना, हम ही कर सकते हैं उस सिग्नेचर को। सिमिलरली हमारी एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होती है सबके अंदर, कि जो मेरे अंदर है वो शायद किसी और के अंदर हो या ना हो, लेकिन मेरे अंदर वो सबसे ज्यादा है। आपको अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ पता करनी है कि मैं अगर मतलब मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जो और लोगों के पास नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, वो जल्दी याद कर लेते हैं चीजों को। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो लिखते बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों को देखा होगा उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। कुछ लोग स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग आपने देखा होंगे वो एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा नंबर तो कम आते हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ना ऐसे बच्चे। तो आपको अपनी अपनी स्ट्रेंथ पता करनी है कि मैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि मैं ड्राइंग अच्छी कर लेता हूँ, या मैं लर्न अच्छा कर लेता हूँ, या मैं मैथ्स अच्छा है मेरा, या साइंस अच्छी है, या मेरे को बायोलॉजी ज्यादा अच्छी लगती है, या मेरे को केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है। तो अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ सबको पता कर लेनी है। तीसरी चीज जो लक्ष्य ने बताई, अब आते हैं हार्ड वर्क पे। हार्ड वर्क हमें करना है, और मैं हार्ड वर्क से ज्यादा बोलूंगा कि स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो मजदूर भी करते हैं, लेकिन हमें करना क्या है? स्मार्ट वर्क। अगर हम किसी चीज को एफर्टलेसली ज्यादा बेहतर कर सकते हैं तो हमें वो करना है। स्मार्ट वर्क कैसे? कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आपको एक समझाया लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, तो आपको आधी चीजें समझ में आई। अगर यही चीज मैं आपको एक डायग्राम से समझाता या एक एनिमेशन के थ्रू समझाता तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आती। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो तुम्हें स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल करना है, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी है, ठीक है, और जो अपने आसपास की चीजें हैं उनमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टीचर ने आपको समझाया कि आपके टीचर ने आपको कोई चीज समझाई कि रेन ऐसे काम करती है, रेन रेन ऐसे बनती है। अब आपको जिस दिन रेन हो रही हो उस दिन रेन को देखना है, ठीक है, और उसको रिलेट करना है कि मैंने ये पढ़ा था, इसको ऐसे काम करता है। तो उनको रिलेट करना है नॉलेज के साथ, एक्चुअल चीजों को। ये होता है स्मार्ट वर्क। और फिर तीसरी चीज आपको क्या करनी है, इसके बाद हार्ड वर्क भी हो गया, लक्ष्य भी पता लग गया, हार्ड वर्क भी हो गया, और स्मार्ट वर्क भी हो गया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे? उसका रास्ता, गाइड। अब हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए कि हमें क्या पढ़ाई करनी है, स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको चेक एंड बैलेंस करना है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। नंबर्स के पास कभी नहीं भागना है। मैं, देखो, आप के पेरेंट्स जो भी कहते हो, लेकिन मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूँ, नंबर्स के पीछे कभी नहीं भागना। अगर आप ये कहते हो, मेरे इस पे राधिका बैठी हुई है, राधिका को एक बार अनम्यूट करें सर। राधिका से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। राधिका पास आ जाओ, कैमरा के पास आ जाओ। राधिका, ये बताओ कि जब तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं तो पापा आपसे क्या कहते हैं? मैं खुश नहीं हुआ, बेशक गंदे भी ले आते तो मैं तो आइसक्रीम खिलाता। बस समझ हाँ में आना चाहिए। हाँ, क्या समझ में वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, अभी भी दोबारा बताओ। अगर आप अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपने हाँ रट्टा मार दिया तोते की तरह, तो उसका कोई काम नहीं है। अब हाँ। तुम महीना याद रखोगे, फिर साल में भूल जाओगे, साल याद रखोगे तो भूल जाओगे फिर भी। हम्म। उसको समझना चाहिए। पापा खुश कब होते हैं? जब आगे गंदे मार्क्स आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, बस समझ में आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको एक बात समझ में आई होगी। तो राधिका, आपके जो नंबर आते हैं वो रट्टा मार के आते हैं या समझ के आते हैं? समझ के। समझ के आते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब हम किसी चीज को याद करते हैं ना, तो हमें याद करने की जो चीजें होती हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। आज भूल जाओगे, कल भूल जाओगे, कल नहीं भूलोगे, 5 साल बाद भूल जाओगे, लेकिन लाइफ तो बहुत लंबी है ना। इसमें याद करने से चीजें नहीं चलेंगी। हमें क्या करना है? समझ के काम करना है, चीजों को समझना है। जब आप समझते हो ना, तो आप उसको, चाहे नंबर कम आ जाए, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अगर 60% मार्क्स आ रहे हैं, 70% मार्क्स आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने वो जो चीज पढ़ी है वो आजीवन याद रहे, पूरी जिंदगी आपको याद रहे। न्यूटन्स लॉ पढ़े थे, 8th में पढ़ाते हैं ना न्यूटन्स लॉ।
9th क्लास में 10th क्लास में न्यूटन्स लॉ पढ़ाते हैं, ठीक है। 15 साल की उम्र में मैंने न्यूटन्स लॉ पढ़े थे, आज मेरी उम्र 37 साल है। तो 17-18 साल हो गए इन बातों को। मैं आज भी मतलब 20 साल बाद भी, मैं 50 साल बाद भी न्यूटन्स लॉ को याद रखूंगा, है ना। न्यूटन्स 3 लॉ है। लक्ष्य मुंह छुपा रहा है न्यूटन्स लॉ के नाम पे। तो याद नहीं करनी है चीजें, समझनी है। जैसे न्यूटन्स लॉ उस दिन हमारे कोच अजय पाल सर कह रहे थे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स का 3rd लॉ है। तो उनके याद है, क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने उसको समझा था। कैसे समझा? उन्होंने कोई बॉल मारी दीवार में, उन्होंने एक एक्शन किया, वो बॉल टकरा के वापस आई, तो ये उसका रिएक्शन था, है ना। तो उन्होंने इस चीज को रिलेट कर लिया, अच्छा न्यूटन ये कहना चाह रहा था। तो वो कभी नहीं भूलेंगे इस बात को, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का? एवरी बॉडी इन एक्शन विल कंटिन्यू इन एक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज कंपेल्ड ऑन इट। इसका मतलब ये है कि अगर एक गाड़ी चल रही है वो चलती रहेगी, वो तब तक चलती रहेगी जब तक कोई बाहर की चीज उसको आके ना रोके, है ना। ये हमारी अर्थ है, ये भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ पे चल रही है। ये क्यों याद रहती हैं? ये तब याद रहती हैं जब हम उनको अपने आसपास देखते हैं, हम उनको चीजों को समझते हैं, हम रटते नहीं है। और रट लिया तो फिर भूल जाओगे, आज नहीं तो कल भूल जाओगे, भूल जाओगे। इसलिए जब अगली बार आपसे कोई 40 साल बाद, 50 साल बाद कोई सवाल पूछेगा न्यूटन लॉ के बारे में, तो आप उसको बता पाओगे। लेकिन रटी हुई चीजें आप नहीं बता पाओगे, वो कल ही भूल जाओगे आप। तो चीजें चाहे समझ में आए या ना आए, ठीक है, आगे मत बढ़ना तब तक जब तक समझ ना आ जाए। ये मेरा आपसे मतलब एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। जब मेरा इंटरव्यू होता था, मेरा वाइवा हुआ करता था। मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन। मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जब मेरा वाइवा वाइवा का मतलब है जब इंटरव्यू हुआ करता था, तो मेरी जो टीचर थी ना, उसका वो चेहरा लाल हो जाता था सवाल पूछते 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 पूछते, लेकिन मैं रुकता नहीं था। तो मेरा इंटरव्यू सबसे एंड में लेती थी क्लास के, सबसे एंड में, कि भाई तुम्हारा तो हम सबसे एंड में ही लेंगे। तो वो पहले एक सवाल पूछती थी, फिर दूसरा पूछती थी, फिर तीसरा। वो चाहती थी कि मैं कहीं रुकूं, लेकिन मैं रुकता नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा मैं इंटेलिजेंट था, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ था। 45 मिनट तक मेरा वाइवा चलता था, जहां और लोगों का 10 मिनट में खत्म हो जाता था। मैं उनसे यही कहता था लास्ट में कि मैडम आप और सवाल पूछो मेरे से, जितने हो सकते हैं आप उतने पूछो, लेकिन नंबर एक नहीं कटना चाहिए। तो समझ में आई बात आपको? आपको रटनी नहीं है चीजें, एक्सप्लेन करने के लिए इतनी चीजें होनी चाहिए। मेरे से पूछते थे मोटर के बारे में, बल्ब के बारे में, मैं पढ़े इतने चीजें बैठा था उसके बारे में कि मैं 10 चीजें बता दूं बल्ब के बारे में, क्योंकि मेरे घर में बल्ब देखता था मैं डेली। तो आपको उनको रिलेट करना है, रिलेट करना है अपनी एजुकेशन के साथ, क्या पढ़ा रहे हैं। तो नंबर के पीछे नहीं भागना है। ओके, समझ में आई तो हैंड रेज करो ये बात। अगली बार पेरेंट्स कहें आपसे कि बेटे 99% नंबर क्यों नहीं आए, 100% नंबर क्यों नहीं आए, तो आप उनको इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो, ठीक है ना। आपको लाने चाहे 100% ही है, लेकिन लाने कैसे हैं? सीख के, समझ के, नॉलेज के साथ, रट के नहीं। और समझ में जब आती हैं चीजें, जब आप टीचर से बार बार पूछोगे। अगर उसने कोई बात कह दी, उसको ऐसा नहीं है एक्सेप्ट कर लो, उनसे कहो कि समझ नहीं आया जी, दोबारा बताओ। वो तीसरी बार बताओ, चौथी बार बताओ, 5 बार बताओ, शर्माना नहीं है। 1000 बार पूछो आप उससे, जब तक समझ में ना आ जाए जब तक पूछते रहो। और जब समझ में आ जाए उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर को परेशान कर दो, लेकिन भाई परेशानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए सीखना है ना। तो पहले तो मैं सीखूं। तो अच्छा लगा आपको टॉपिक? उम्मीद करूंगा बढ़िया लगा होगा। कोई भी अपने रिव्यूज शेयर करना चाहता है तो आप अपने रिव्यूज शेयर कर सकते हो। शानू से एक बार पूछें कि उनको कैसा लगा आज का एजुकेशन और क्या समझ में आया। फिर उसके बाद हम संयोगिता मैम की बेटी के पास चलेंगे। बहुत बढ़िया अमित, आप न्यूटन के लॉ के बारे में बता रहे थे। मैं भी एक बात ध्यान आ गई, आप कह रहे थे कोई गाड़ी है अगर वो मोशन में है तो वो चलती ही रहेगी। तो फिर मैं एक छोटा सा बच्चों को बताना चाहूंगा, वो रुकती क्यों है? जब कह न्यूटन का नियम तो ये कहता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी जो चीज है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगी, जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगी। तो हमारी गाड़ी मूवमेंट में है या हमारी बॉल हमने फेंक दी, वो रुक क्यों जाती है? कोई बच्चा बता सकता है? एंड में तो लक्ष्य के पास ही चलेंगे, लक्ष्य ही क्लियर करता है। ये और भी कोई बच्चे बता सकते हैं? मंजीत जी का बेटा है, किसी को हैंड पता है वेव, भाई? बताओ। हैंड वेव कर दीजिए, मेरे को दिखाई दे रहा है कि
सानू जी, को पता है सर, सानू के पास चलते हैं। कानों के पास चलते हैं। शानू को नहीं सर, मुझे पता है। जी अच्छा, जी आप जी सानू नहीं बिल्कुल। हो? नहीं, मैं श्रेया हूँ, ये शानू मेरी बहन। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ। तो वो इसलिए रुकती है क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है, फ्रिक्शन की, जो दिखती नहीं है हमें, लेकिन वेरी उसके वो दो सरफेस कांटेक्ट में रहते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स से रुकती है कार। वो फ्रिक्शन कहाँ पर है? वो अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है और वो रफ सरफेस होता है रोड, तो वैसे भी तो ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा, इसलिए कार रुक जाती है। गाड़ी के केस में कहाँ पर है फ्रिक्शन? रोड उन कार की डायरेक्शन के ऑपोजिट रोड वो कर रहा है। मतलब देखिए, जहाँ टायर रोड और टायर टच हो टायर, रहे हैं। टायर जहां हाँ, सरफेस टच होती है, और दो भी है, सरफेस आपस में चलती हैं और ब्रेक भी होते हैं, और तो एयर और रेजिस्टेंस भी है। एयर रेजिस्टेंस, एयर यही मैं रेजिस्टेंस जानना भी चाह होता रहा है, था। बिल्कुल ये जी। ये तो कहीं ना कहीं जब भी एक्सटर्नल फोर्स यूज होती है, तो अभी उसका मोशन में कोई ना कोई या डायरेक्शन चेंज होगी, या उसका मोशन में चेंज होगा, या एक्सिलरेट होगा तो भी फोर्स लगानी पड़ती है इंजन से, या उसको हम स्पीड को कम कर रहे हैं तो ब्रेक यूज कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्स है। इसी की वजह से मोशन में चेंजेस आते हैं। तो फोर्स, अब फोर्स की डेफिनेशन पता लगी होगी आपको, बल किसे कहते हैं? फोर्स तो इज ए पुश। ये कोई धक्का या खिंचाव हो सकता है, पुल और पुश, विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। कोई भी प्रोडक्ट है, उस कोई भी चीज है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, मोशन को चेंज करने के लिए जो भी बाहर से धक्का लगाते हैं या हम किसी चीज को खींचते हैं, ये फोर्स होती है, जिसको हिंदी में बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति तो पावर होती है, सर वैसे के याद हैं, बल होता है सर के फोर्स। याद हैं सारे लॉ, देखिए, सारे फिजिक्स लॉ याद मेरा है। फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, और मैं बड़ा ध्यान से पढ़ता था इन चीजों को। आज भी मुझे श्रेया, वेंडेग्राफ जनरेटर, आपको शायद ध्यान हो अमित, वेंडेग्राफ जनरेटर का नाम से आता था 11th क्लास में हमारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो मुझे अब भी याद है, आज से मैंने सन 2001 में 11th पास की थी। सर वो इसीलिए याद है क्योंकि आपने उसको समझ के पढ़ा था, जी जी। और रटते तो शायद वो भूल जाते, लक्ष्य को ये बात समझ में आ रही है। श्रेया, तुम्हें सेकंड लॉ भी याद है न्यूटन का? याद है? हाँ याद है। जी तो बताइए, ऐसे ही, अनम्यूट करता हूँ मैं हाँ, आपको एक बार। पूछ ही लीजिए। अनम्यूट करके बोलिए बेटा, अनम्यूट करके। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। की कमांड आई है आपके पास? Yes, sir. Newton's second law states that the acceleration of an object is directly proportional to the force applied and inversely proportional of its mass. ये रटा हुआ है भाई, ये रटा हुआ है। डेफिनेशन एकदम सेम टू सेम नहीं है, ये भी मैंने समझ के ही कर अच्छा, रखा है। बहुत बढ़िया। मैं तो वैसे लेग पुलिंग कर रहा हूँ। बताओ मुझे इसको इक्वेशन में बताओ। F इज इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? मास एक बॉडी के अंदर कितना उसका हाँ, किलोग्राम हो गया, ये उसको मास कहते हैं। वेट, वेट और मास में फर्क होता है। अच्छा, इसको रिलेट करो गाड़ी के साथ, इसको रिलेट करो चलती हुई गाड़ी के साथ। इसका क्या मतलब है, कैसे रिलेट करेंगे इसको? कि अगर एक गाड़ी का मास ज्यादा है और वेलोसिटी भी उसके ज्यादा है, तो इससे मोमेंटम का भी पता चलता है हमें कि अगर एक गाड़ी के पास मास ज्यादा है और वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा, और मास कम है वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी कम है तो मास ज्यादा होगा, अगर मोमेंटम सेम है तो। नहीं नहीं, थोड़ा उल्टा बोल गए। अगर मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम भी होगी ना, तो भी हाँ मोमेंटम मास पे डिपेंड करेगा। हाँ, और वो अगर बोला है वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये मास कम ये होगा, क्यों, तो भी मोमेंटम डिपेंड करेगा। ये मास इसका कम है कारण तो क्या है? वेलोसिटी ज्यादा होगी। हाँ, इसका कारण क्या है कि मास ज्यादा होगा और वेलोसिटी वेलोसिटी कम होगी, तब भी वो ज्यादा देर तक चलेगी? इसका रीजन क्या है बेटा? इसका सर, अगर उन दोनों का मोमेंटम सेम है, तो अगर मास में डिफरेंस भी आ जाए तो या तो मास कम होगा तो वेलोसिटी उसके अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स सेम अप्लाई हो रही है दोनों पे। देखिए, एक हाँ, वो मोमेंट फोर्स, ऑफ इनर्शिया, फोर्स एक मोमेंट साइड हो ऑफ गया। इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ हाँ, इनर्शिया। लॉ अगर ऑफ हमने इनर्शिया। हमने गाड़ी को एक बार स्पीड में करके फिर उसको बंद कर दिया या उसको न्यूट्रल कर दिया, फिर भी वो चलती रहती है। तो ये जो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसके मास, जितना ज्यादा मास होगा उतनी एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो वो फिर लगातार चलती रहती है, फिर वो फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे स्लो डाउन होती जाती है। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्ट हमारा आता है मुझे इन चीजों में। अर्थ, हमारा अर्थ है ना, ये इसी लॉ पे काम कर रहा है। अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के बाहर वाला, उसमें कोई हमारा फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो अर्थ एक बार जो घूम गई होगी स्टार्टिंग में,
उसी डायरेक्शन में आज तक घूमती जा रही है और उसी स्पीड से घूमती जा रही है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कोई है ही नहीं। तो ऐसे रिलेट करनी है चीजें। जब आप ऐसे रिलेट करने लग जाओगे ना, तो इसको कभी नहीं भूलोगे आप। बिल्कुल, ये समझना होता है, रटने की बजाय समझना। तो आपने हम्म। चीजों को समझना है कि ये होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब हम पैदल चल पाते हैं, देखिए अगर ये फ्रिक्शन की बात बता रहा हूं मैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते। हम चलते हैं उसके लिए भी, क्योंकि हमारी जो पैर हैं वो एक जगह रुकेंगे, तभी हम फोर्स लगा के आगे अगला स्टेप लेंगे। अगर पिछला पैर हमारा रुकेगा ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम अगला स्टेप ले ही नहीं सकते। इसलिए फ्रिक्शन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी होती है। लेकिन एक्स्ट्रा जो फ्रिक्शन होती है, ज्यादा फ्रिक्शन जो होता है, वो हमें परेशानी भी करता है। कभी आपने देखा होगा कोई चीज हम घुमा रहे हैं, अगर वो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, उसमें लुब्रिकेंट कम है, तो वो हार्ड हो जाती है। तो जो फ्रिक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में ही होनी चाहिए। तो बड़ा मजा आया। आज का टॉपिक मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना था, मैं तैयारी में लग रहा था, तो बच्चे ही सुन रहे थे, लेकिन बीच में सर, थोड़ा थोड़ा मुझे सुनाई दे रहा था। बड़ा मजा आया। सर जी 2 मिनट के लिए ना संयोगता मैम की बेटी को ले लीजिए एक बार। जी 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 जरूर। हम इसी तरह के टॉपिक लेके आते रहेंगे। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बेटे? I'm fine. ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Nirvika. निर्विका। Yes. ओके निर्विका, डू यू गो टू स्कूल? Yes, sir. Okay, tell me something about yourself and tell me how was the topic today? Did you like it? Yes, sir. What did you like the most? Sir, about that you touch science and water vapor Mm-hmm. that I like most, and per perfect perfect and I like all. Precipitation. Yes, sir, precipitation. Uh-huh. Did you like it? Yes, sir. So you see the raindrops every time the rain is it is raining. Whenever the rain is there, you will see them and relate with this information that yes, this I studied in the education class. Yes, sir. Okay. So how about the workout today? Lakshya and Bharti did the workout. सर वो मैंने रेड ज्वाइन किया था क्योंकि वो था लेट ज्वाइन वर्कआउट किया था, नहीं सही किया। बात। सर आज हम कल रात हम रेड आए शादी में बाहर गए हुए थे इससे। अच्छा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। आज तो पहला दिन था, बच्चों को पता भी नहीं था, बहुत सारों को। हम्म। तो नेक्स्ट संडे, हर बार आप संडे को बच्चों के लिए स्पेशल टॉपिक रहेंगे, स्पेशल बिल्कुल वर्कआउट रखेंगे सर। रहेगा। बिल्कुल सर बच्चे ही। हर संडे पक्का ज्वाइन करा करोगे? जी हाँ बिल्कुल, हाँ संडे हाँ। को रेडी रहना सभी बच्चों ने। अच्छा, सारे बच्चों से एक बात कहेंगे कि नेक्स्ट वीक जब तक हमारी अगली एजुकेशन क्लास नहीं होती है, तब तक एक आपको प्रॉमिस करना है कि आप कोई भी ऑयली या तला हुआ आइटम नहीं खाओगे, कोई बर्गर पिज्जा नहीं खाओगे, एक वीक के लिए। सर एक वीक मानवी के लिए। मानवी कह रही है मम्मा अगले संडे वर्कआउट मैं कराऊंगी। बिल्कुल। बहुत तो बढ़िया। एक प्रॉमिस प्रॉमिस करो सारे बच्चे एक प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट वीक तक, संडे के बाद फिर से हम इस बारे में बात करेंगे। संडे तक कोई भी पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, ये सारी चीजें नहीं खाएंगे संडे तक। फिर मैं आपको एक बढ़िया रिवॉर्ड दूंगा, संडे को बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। और खास तौर पे जो ये कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, नहीं ये खाएंगे सर हम। नहीं खाएंगे, बहुत अनहेल्दी है। अगली टॉपिक में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इनसे हमें क्या मिलता है, कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, क्या ये हमारे लिए अच्छे क्यों नहीं है, अच्छे क्यों नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे अगली बार। और छोटी छोटी चीजें बच्चों की से रिलेटेड ही बात, इस टॉपिक रखेंगे इसमें संडे को। तो हमें ये चीजें नहीं खानी है, चॉकलेट, कुरकुरे, फ्राइड फूड, जो हमारा फूड है, या हम जो पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हैं, ये हमने बिल्कुल अवॉइड करना है। तभी हम लाइफ टाइम फिट रहेंगे। और हमें अभी बचपन से ही अपना टारगेट बना लेना कि हमें जिंदगी भर फिट रहना है, हमें अनहेल्दी बॉडी नहीं चाहिए। आप जो अनहेल्दी बच्चों को देखते हैं, जो मोटे हैं, ओवरवेट हैं, क्या वो आपको अच्छे लगते हैं? किसी को भी अच्छे नहीं लगते। कोई भी नहीं चाहता कि मैं ओवरवेट हो जाऊं, मोटा हो जाऊं। तो आपने बिल्कुल फिट रहना है और खाने पीने को समझना है अभी से आप उनको समझोगे तो आप लाइफ टाइम उन चीजों को उनसे बचे रहोगे। अनहेल्दी खाना जो है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमने हेल्दी खाना खाना है। हमें कौन से न्यूट्रिशन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर भी हम अब हर संडे को
इसी के ऊपर बात करेंगे और अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और हमारे डॉक्टर साहब अमित जी आपको नई नई चीजें हमेशा बताते रहेंगे। और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप उनको नोट कर सकते हैं। आज दिमाग में आ रहा है आप ये अपनी एक कागज पे लिख लीजिए नेक्स्ट संडे को, ताकि उसको डिस्कस कर सके। बिल्कुल। कंटिन्यू जो कीजिए भी अमित। सवाल हो, जो भी सवाल हो, कोई भी चीज आपको अपने लाइफ में कुछ भी चीज पूछनी हो, कोई भी साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी जो आपको पूछना हो, मैथ को छोड़ के, भाई मंजीत जी का बेटा बड़ा हंस रहा है, मैथ को छोड़ के आप कुछ भी पूछ लेना, मैथ्स भी पूछ लेना, और भी कुछ भी चीज जो आपको समझ में ना आ रही हो वो पूछ लेना। और तब तक के लिए प्रॉमिस मुझे ये चाहिए आपसे कि आप कोई भी ऑयली आइटम नहीं खाओगे। हंसना नहीं है, इस पे गौर करनी है। मौसमी जी की बेटी भी हंस रही है, तो ठीक है। फ्राइड आइटम कोई भी नहीं खाना है, कैसा भी नहीं खाना है संडे तक। संडे के बाद फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं खाना, फिर आप खुद ही कहोगे कि नहीं खाना। तो इसके ऊपर मैं एनिमेशन लेके आऊंगा, एनिमेटेड वीडियो लेके आऊंगा, आपको सारा समझाऊंगा कि ये हम खुश होके जो कुरकुरे खाते हैं इसका क्या असर होता है हमारी बॉडी में। और देखोगे फिर आप खुद कहोगे अरे यार ये तो पहले से पता नहीं था हमें, नहीं तो हम खाते ही नहीं। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है राधिका, नो कुरकुरे। तो अभी सभी एक बार तेज जो मैं बोलता हूँ उस पे आपको रिपीट करना है, ठीक है। नो मैं ऑयल्ड आइटम्स। अनम्यूट करता हूँ एक बार सभी को। हाँ हाँ हाँ, मेरे पीछे पीछे सभी रिपीट करेंगे, ठीक है, सारे बच्चे। ये बोल रहे कुछ बोलना है, रिपीट करना है उनकी बात। आ जाओ जल्दी आओ, आ जाओ नीचे आ जाओ फटाफट। ठीक है, मेरे पीछे पीछे रिपीट करोगे सारे लोग, सारे बच्चे। नो पिज्जा, नो बर्गर, नो ऑयल, नो शुगर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, नो शुगर, फिर से नो शुगर, और नो मोबाइल फोन, नो मोबाइल फोन। थैंक यू, क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। तो शुगर के बारे में मैंने बता ही दिया। अब हम बंद करेंगे अब अपना टॉपिक, 8:30 हो गए। तो शुगर नहीं खानी है, कोई ऑयली आइटम नहीं खाना है, और इसको सीरियसली लेना है, ठीक है। मेरी बात आपको याद आनी चाहिए, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी फ्रेंच फ्राइज या कुछ बर्गर या कुछ दिखाई दे तो आपको ये याद रखना कि अंकल ने मना किया था, नहीं खाना है। उसके बाद आपको, अच्छा हाँ, एक और चीज है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब आपको ना अपने पेरेंट्स को रोकना है खाने से। ध्यान रखें इस बात को, अगर आपके पेरेंट्स खाते दिखाई दे ना तो आप शिकायत मेरे से बताओगे चुपचाप, उनको नहीं बताना है, आप मुझे बताओगे संडे के दिन। आप बताना कि किसने अपने पेरेंट्स को खाते हुए पकड़ा, ठीक है। वो देखो कितने हंस रहे हैं सारे बच्चे, उनको बड़ा मजा आ रहा है। जब अगर आपके पेरेंट्स खाते हुए दिखाई दे ना तो आप उनको बताना मत, बस उसको नोट कर लेना, अपने दिमाग में नोट कर लेना, खाना तो है ही नहीं। और उनको अगर खाते हुए देख लो तो उनको बताना नहीं है, आपको संडे के दिन यहाँ आके बताना है, शिकायत करनी है, फिर हम देख लेंगे किसने खाई, ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक था आज का, बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया, एंटरटेनमेंट हुआ, और सुबह का दिन बन गया। मैं आज ट्रैवलिंग में रहूंगा, इंडिया वापस आ जाऊंगा। मैं अभी इंडिया से बाहर हूँ, यहाँ टाइम और वहाँ का टाइम में फर्क है। फिर मैं आपके लिए एनिमेशन वीडियो रेडी करूंगा, आपको और बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, एंजॉय एंजॉय योर संडे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया रहा है संडे का दिन। बहुत सारे लोग बच्चे, आप जो इतने सिंसियर बच्चे हैं, जो अच्छे एक्टिव बच्चे हैं, हेल्दी बच्चे हैं, वो यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो लेजी बच्चे हैं वो अभी सो रहे होंगे। आपके दोस्त, आपके क्लासमेट, आप देखोगे तो संडे को भी 8:30 हुए 10 बजे तक सोते रहते हैं। तो आप उनसे एक कदम आगे आ चुके हैं और आपने आगे ही रहना है, इसको कंटिन्यू करना है। बिल्कुल संडे का ये मतलब नहीं है कि संडे को आप लेट तक सोते रहें, लेजी रहें, ये नहीं है। संडे को आप टाइम पे उठिए, अपनी एक्सरसाइज कीजिए, टाइम पे नहाना है, अपने नेल्स जरूर काटने हैं संडे को। ये संडे का दिन इसीलिए होता है ताकि हम अपनी बॉडी की देख रेख करें। नेल्स कट करने हैं हर संडे को, ये एक बिल्कुल अपना हमने नियम बना लेना चाहिए। हर संडे को नेल कट करने हैं, नेल कभी भी बड़े नहीं रखने हैं, नहीं तो बीमार हो जाओगे। तो आप संडे को अपना टाइम हो गया, आप नहाओ, नहा के अपने नेल्स कट करो, फिर खाना खाओ, अपनी पढ़ाई करो, होमवर्क करो।
तो पूरा दिन आप देखोगे कि बहुत बढ़िया सिस्टम से जाता है। और जो बच्चा लेट उठेगा वो फिर उसको आलस आता रहेगा, वो ना तो ठीक ढंग से जो है कि खाना खा पाएगा, ना ठीक ढंग से नहा पाएगा, टाइम पे कर पाएगा कोई काम। कभी ट्यूशन जाना है, कभी कुछ जाना है, तो वो फिर लेजी ही रहेगा पूरा दिन। इसलिए हमने सुबह टाइम पे उठना है, बिल्कुल अपने टाइम टेबल को प्रॉपर रखना है, किस टाइम हमने क्या करना है। वो हमने संडे को भी उसको बरकरार रखना है, ये नहीं कि संडे है तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे रहे। तो बहुत बढ़िया एग्जाम चल रहे हैं, सभी ने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपने समझना है चीजों को, और बिल्कुल अच्छे ढंग से पेपर देके आने हैं, एग्जाम देके आने हैं। स्ट्रेस लेके नहीं देना है। आपके मार्क्स चाहे 2-4 कम आ जाए, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने स्ट्रेस में नहीं रहना है। जरूरी नहीं है कि क्लास में हर बच्चा टॉप आए। और आपने अक्सर देखा भी होगा, जो बच्चे टॉप आते हैं, जो इसके नंबर टॉप होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो कुछ यूपीएससी क्लियर करूँ। जो मीडियम बच्चा होता है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। जो मीडियम होता है वो कुछ भी कर सकता है। और जो टॉपर होते हैं ना, वो ज्यादा फिर इको में चले जाते हैं, या तो फिर वो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाद में डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो मीडियम होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते हैं। आप जितने साइंटिस्ट देखोगे, जितने बड़े बड़े हुए हैं, वो ऐसे ही थे कि बस मीडियम से। एक तो बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं जिनको स्कूल से ही निकाल दिया गया था, और जिन्होंने इतने आविष्कार किए हैं, इतने आविष्कार किए हैं, आप उनका नाम बताना नेक्स्ट क्लास में सर्च करके, बच्चे बताएंगे। और दूसरा मैं एक चीज और बता रहा हूँ, आज आपने थोड़ा सा देखना है, सर्च करना है, अपने माता पिता से पूछना कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, छोटे बच्चे में कितनी होती हैं, और बड़े ह्यूमन जो होता है कि पूरी डेवलप बॉडी होती है उसमें कितने होते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, 8th 9th स्टैंडर्ड के जो नहीं है, अपने माता पिता से पूछना। अपने अगर माता पिता को नहीं पता है तो माता पिता उसको सर्च करके ढूंढ के बताएंगे, ये भी उनकी जिम्मेवारी है। तो आपको भी चीजें सीखने को मिलेंगी, आप भी इन चीजों को सीखोगे। बच्चे की जब जन्म होता है उसमें हड्डियां ज्यादा होती है, लेकिन जब वो पूरा डेवलप हो जाती है बॉडी, तो उस टाइम हड्डियां कम हो जाती है। क्यों होती है, इसके बारे में बात करेंगे कभी आगे। ऐसे नए नए टॉपिक चलते रहेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए इंटरेस्ट बनता है इन चीजों में कि यार इतनी बच्चे में इतनी हड्डियां होती है, फिर बड़ा होता है तो ये कम कैसे हो जाती है, क्या कारण होता है। तो ये फिर हम एक जो है कि दिमाग में अंदर एक क्वेश्चन चलते रहते हैं, और हम उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया अमित, आप ऐसे ही जो है कि अपना नेक्स्ट टॉपिक तैयार रखना नेक्स्ट संडे के लिए। अब ये बच्चों की क्लास आपने ही चलानी है, मैं तो इसमें खुद सीखूंगा बच्चा बन के, क्योंकि देखिए मैं अपनी उन चीज़ों को बड़ा मिस करता हूँ जो पुराने टाइम में मैं सीखा करता था। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आए हैं। आज की जब क्लास चल रही थी तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने स्कूल में बैठा हूँ, और जो है कि हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं वेपर्स के बारे में, रेन के बारे में, और फिर न्यूटन के लॉज के बारे में। तो ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि न्यूटन का जो थर्ड नियम है, ये मैंने उस टाइम तो रटा ही था, सच्चाई बता रहा हूँ, उस टाइम मैंने ये रट लिया था, मुझे नहीं पता था इसका मैटर क्या है, क्या मतलब है, जो 6th 7th 8th क्लास में हमारा आता था तब। लेकिन जब मैं 11th 12th क्लास में आया था, तब मैंने इसको समझा था कि ये न्यूटन के लॉज है, ये क्या है। और फिजिक्स मेरा जो है कि फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, तो मेरा इंटरेस्ट भी था इन चीज़ों में। अ, तो ये मुझे आज तक याद है, और मैं इनको रिलेट करता हूँ लाइफ में। न्यूटन का थर्ड लॉ तो मैं ये सोचता हूँ कि उसके बिना तो लाइफ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके बाद, सब कुछ न्यूटन के थर्ड लॉ में है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। तो ये हमारे शास्त्रों में ये नियम पहले से ही लिखे हुए हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका मतलब यही है। लेकिन उन्होंने एक नियम बना दिया। लेकिन ये जो हमारे देखिए भारतीय सभ्यता है, ये बहुत पुरानी है। ये जो ये आविष्कार हुए हैं, ये आविष्कार इंडिया में पहले से हो चुके थे। लेकिन इनको एक ये कहें कि बिल्कुल वर्ल्ड वाइड जो सामने लेके आए, वो साइंटिस्ट जो लेके आए उनके उनके नाम से चल रहे, लेकिन इंडिया में ये सारी चीजें पहले से ही थी। जी अमित। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर हम अपने शास्त्र उठाएं तो उसमें नवग्रह जो हैं, 9 ग्रह, ये तो 5-6 हजार साल से चलते आ रहे हैं। और अगर गैलीलियो की बात करें तो ये तो अभी 500 साल पहले उन्होंने डिस्कवर करा। तो इसका मतलब साइंस पहले से थी हमारे पास। बिल्कुल, महाभारत काल में भी मिसाइलें चलती थी, अर्जुन ऐसे ही बारिश नहीं करा देता था। ये सब हम बाण जो दिखते हैं, तीर दिखते हैं पिक्चर में, टीवी में ऐसे टकराते हैं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, लेकिन वो उनकी विद्या थी, एक साइंस था वो उसी से काम करते थे। जो हम मिसाइल, अब यहाँ से मिसाइल छोड़ते हैं किसी चीज को टारगेट करके, वहीं जाके उसको खत्म करता है। तो ये चीजें उस टाइम भी थी, उन्होंने आविष्कार किए हुए थे। तो ये मत सोचो कि हमारे इंडिया का साइंस बहुत हाई लेवल का है। अब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है।
अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़े, पुरानी चीजों को पढ़े, तो हमने उन चीजों को सीखना है, उनसे कुछ ना कुछ हमें अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। तो ऐसी चीजों में आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी के साथ टाइम जरूर लगाना है। वो आपको बताएंगे सारी चीजें कि अर्जुन क्या करता था, अर्जुन अपने जो है कि दादा के लिए क्या किया, उसने अपने पिताजी के लिए क्या किया। इन चीजों से हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सीखने को मिलती। मैं तो देखिए यही चीज है, मेरे दादा जो थे कि वो इन चीजों को, उनको पढ़ना नहीं आता था, मैं उनको पढ़ के सुनाता था। तो इस चीज का बेनिफिट मुझे मिला है। मुझे उस टाइम बच्चा था मैं, वो बुक रखते थे मोटी मोटी सी, महाभारत की, रामायण की, तत्व चिंतामणि के नाम से एक बुक हुआ करती थी, सुख सागर के नाम से हुआ करती थी। तो उनको जब मैं उनको पढ़ के सुनाता था, वो उनको पढ़ना नहीं आता था, वो सुनते थे बैठ के। तो वो चीजें मुझे अब जो है कि याद आती हैं कि वो वाकई सारी चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। जो ये, जब देखिए अब ये टीवी हमारा, दूरदर्शन से हम यहाँ घर बैठे सब कुछ देखते हैं। महाभारत में आपने देखा होगा, संजय ने धृतराष्ट्र को सारा सीन सुनाया था घर बैठे बैठे। तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी उस टाइम भी थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी किसी चुनिंदा पर्सन के पास हुआ करती थी। श्री कृष्ण जी के पास था, उन्होंने संजय को दे दिया कि आप यहाँ बैठे बैठे इस टीवी में देख के इनको बताते रहो कि ये कैसे होगा। तो उसको दिव्य दृष्टि कह देते हैं। उस टाइम में भी श्री कृष्ण ने उनको एक दिव्य दृष्टि दे दी। तो ये हमारी दिव्य दृष्टि तो है आज। अब यहाँ अगर अमेरिका में भी कोई कांड हो रहा हो तो हम टीवी बैठे यहाँ देखते रहते हैं। तो यही दिव्य दृष्टि है। तो ये साइंस है सब कुछ, किसी के पीछे ये जादू मंत्र नहीं होता, सब कुछ साइंस है। तो हमने इन चीजों को समझना है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको सीखेंगे समझेंगे तो बहुत बढ़िया, आपको आनंद भी आएगा। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया टॉपिक रहा आज का। तो कल अपने वर्कआउट के साथ, रेगुलर वर्कआउट के साथ मिलेंगे। और नेक्स्ट संडे के लिए बच्चे रेडी रहे, अपने क्वेश्चन तैयार रखे। कोई बच्चा कुछ किसी टॉपिक के बारे में बताना चाहता है तो वो भी प्रिपेयर कर सकता है, उसको भी टाइम मिलेगा। कोई बच्चा अपनी पोएम सुनाना चाहता है, उसको भी टाइम मिलेगा। कोई, देखिए बच्चों का ही है ये, तो हम भी बच्चों के साथ बच्चे ही बनना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें बच्चों ही सारी चीजें करेंगे, यहाँ से ऑपरेट भी भारती करेगी, हम लोग साइड में बैठ के सुनेंगे। सर कल मेरा वर्कआउट लगा देना। जी जी, वर्कआउट रोस्टर को कल आज चेंज करेंगे शाम को, उसमें थोड़ा सा बदलाव भी करना है जी। मुझे बहुत दिन हो गए हैं सर। जी जी, थैंक यू। तो कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और अपने संडे को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, टेक केयर।